नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ आनंद रूपम एंड वेलकम टू अननोन पेट्रियट्स। दोस्तों, आप लोगों ने दिल्ली ब्लास्ट के बारे में अब तक बहुत कुछ खबरों में सुना होगा। बहुत सारे हर रोज़ इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। ये घटना है जो हो चुकी है, उसके बाद का रिएक्शन हमें मीडिया में मिल रहा है। अब हम इसके पीछे थोड़ा जाना चाहेंगे और सबसे पहले हमें अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को दाद देनी पड़ेगी। जिस तरीके से अहमदाबाद से शुरू किया गया एक एक इंटेलिजेंस के जो मल्टीपल ऑपरेशंस हैं, चाहे वो आईबी हो, एनआईए हो, रॉ हो, इन सब के इनपुट्स के ज़रिए ये जो वाइट कॉलर जो डॉक्टर्स का जो ये गिरोह है, ये टेररिस्टों का, इनको पकड़ने के पीछे की जो कहानी है, इसको आप नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ये एक दुखद घटना है जो दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। पर अब सोचिए कि ये हमारे देश के इंटेलिजेंस एजेंसी का ही कमाल है, क्या उनका ये प्रतिभा है कि जिनके कारण जो आज 13 लोग हताहत हुए हैं, वो 1300 भी हो सकते थे। इनकी प्लानिंग इतनी बड़ी थी, इतनी वृहद थी और इतने दिनों से थी। इसके अगर आप रूट में जाते हैं तो हम जो कोशिश करेंगे थोड़ा पीछे जाने का और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कैसे इनके रूट तक पहुंचा। डॉक्टर अहमद जो रेजिन से वो जहर का वो करने जा रहा था, और उसके बाद जो डॉक्टर शाहीना, ये जो लेडी डॉक्टर, ये सब के लिंक्स और पूरा जो ये ज़ख़ीरा का जो ये तार है, यहाँ तक इंटेलिजेंस एजेंसीज पहुँची कैसे, इस पे ज़्यादा बात हो नहीं रही है। मैं आपको याद दिला दूं, आज से 2 महीने पहले कानपुर में एक छोटे से गली में एक स्कूटर में ब्लास्ट हुआ था। ये एक इतनी छोटी घटना थी कि मेन न्यूज़ चैनल में कभी आई नहीं, आने की कभी ज़रूरत भी महसूस की नहीं गई थी। उस ब्लास्ट को कराया गया, कोई हताहत भी नहीं हुआ, लेकिन हमारी एजेंसीज़ ने इसे लाइटली नहीं लिया था। वहाँ पे यूपीएटीएस एक्टिव हो गई थी और वहाँ से कुछ तार जुड़नी स्टार्ट हो गई थी। तो आप पूछेंगे कि एक आइसोलेटेड प्लेस में, कानपुर जैसे जगह में, एक स्कूटर में ब्लास्ट करा के कोई हताहत भी नहीं हुआ, इसका कारण क्या है? ऐसी चीज़ें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक मोडस ऑपरेंडाई होता है। छोटे छोटे स्केल पे वो लोग रैंडमली कुछ करके आपकी तैयारी को देखना चाहते हैं, आपके पैटर्न को वो लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। एजेंसियां कहाँ एक्टिव हो रही हैं, एजेंसियां कैसे तार जोड़ने की कोशिश कर रही हैं, इस पे उनकी भी नज़र रहती है। तो हमारी एजेंसियां जब कानपुर स्कूटर वाले केस में तार जोड़ने की कोशिश की, तो वो तार जुड़ते जुड़ते आपको याद होगा कि बागपत से भी 300 केजी आरडीएक्स आज से 2 महीने पहले बरामद हुई थी। वहाँ आतिफ एंड सिराज नाम के 2 युवक पकड़े गए थे, जो बागपत के बस में ऊपर जो कैरियर होता है जहाँ पे सामान रखी जाती है, वहाँ पे वो लोग कायदे से अरेंज करके बागपत से दिल्ली की ओर 350 केजी आरडीएक्स वो लोग ट्रांसफ़र कर रहे थे। ये उस समय की बात है। आज जब एमोनियम नाइट्रेट से लेके आरडीएक्स जगह जगह पकड़ी जा रही है, इसकी शुरुआत बागपत से हो गई थी। और इसी बीच में बिहार में भी कुछ टेररिस्ट नेपाल के ज़रिए बिहार में एंटर किए थे। उनकी जो सैटेलाइट और उनका जो सैटेलाइट फ़ोन का कुछ ट्रैकिंग हमारे एनटीओ टीम ने की थी। बागपत के साथ वो कड़ी जुड़ी, और वो कड़ी जब कानपुर में जो वो आइसोलेटेड ब्लास्ट हुआ था, जो एक बहुत छोटी घटना मानी जा रही थी, वो कनेक्ट होती है। और जो बागपत में सिराज
और असलम जो दो युवक पकड़े जाते हैं, उनकी जो इंट्रोगेशन होती है, तो पाकिस्तान के एक नवाब नाम के हैंडलर का वो ज़िक्र करता है, और उसके साथ जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में जो बातचीत होती है वो बहुत सेंसिटिव है। उनसे जब जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को जब खंगाला जाता है, जो कोडेड वर्ड्स में उनके जो मैसेजेस होते हैं उनको डिकोड किया जाता है, और उसके बाद थर्ड डिग्री टॉर्चर के बाद उनसे इंफॉर्मेशन निकाला जाता है, मैप्स को निकाले जाते हैं, डॉट्स को कनेक्ट किए जाते हैं, तो गुजरात का जिक्र आता है, सहारनपुर का जिक्र आता है, लखनऊ का जिक्र आता है, और तब जाके गुजरात एटीएस को वहाँ पे अलर्ट किया जाता है। और इसी बीच में यही लगभग 2 महीने पहले एक और घटना घटी थी। आप यहाँ सुने होंगे कि डॉक्टर अहमद और उनकी पूरी टीम कैसे रेजिन से, जो अरंडी का तेल है, कैस्टर ऑयल से उसके छिलके को हटा के टेक्निकली उससे रेजिन बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो पोटेशियम साइनाइड से भी कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। ऐसा ही कुछ, और वो जहर का मॉड्यूल, और वो एक मॉडस ऑपरेंडाई वो लोग कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसा ही एक मॉड्यूल में एक अनवर नाम का व्यक्ति ओमकारेश्वर मंदिर से भी पकड़ा गया था। वो अनवर जो साधु बन के ओमकारेश्वर मंदिर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन को वो पूरे मेन भंडारे के प्रसाद में डालने की कोशिश कर रहा था, और वो बंदा पकड़ा जाता है। और वो बंदा जब पकड़ा जाता है, उसको भी इंट्रोगेट करने पे बहुत सारे लिंक्स मिलती हैं, जो आज जो सहारनपुर, लखनऊ, दिल्ली, ये अहमदाबाद, और ये दिल्ली ब्लास्ट, और ये अमोनियम नाइट्रेट और बागपत का जो ये पूरा ज़ख़ीरा है, इनसे जुड़ता है। तो देखिए ये तार कैसे कैसे पीछे के घटनाओं से जुड़ रही है। और दिल्ली एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पिछले 6 महीने से इसका अंदेशा वो कर रहे थे, और सरप्राइजिंगली बागपत और कानपुर का इंसिडेंट, और अहमदाबाद में जो गुजरात एटीएस जो पकड़ता है उस मॉड्यूल को, उसका तार सरप्राइजिंगली अगेन बांग्लादेश से भी जुड़ता है। अगर इस बांग्लादेश वाले मॉड्यूल को, जिसका नाम है आपका अल मोहिनुद्दीन, ये अल मोहिनुद्दीन जो मॉडल है आपका ढाका बेस्ड, इस मॉड्यूल का जिक्र सबसे पहले आता है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जब पकड़े जाते हैं आपके अहमदाबाद वाले मॉड्यूल के साथ, और वो कनेक्ट होता है, कुछ सैटेलाइट एन्क्रिप्टेड मैसेजेस वहाँ पाए जाते हैं। और ढाका के कनेक्शन से ये जो आपका ओखला में अल फला यूनिवर्सिटी, ये अल फला यूनिवर्सिटी का भी कनेक्शन पाया जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अल फला के एक जॉइंट प्रोग्राम में ढाका यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने जा रहे थे, तो उसके भी कुछ कनेक्शंस निकल के आते हैं। ये जो आज डॉक्टर साहिना जो पकड़ी गई, तो डॉक्टर साहिना का अल फला कनेक्शन जो है, ये ढाका यूनिवर्सिटी और जो ये बांग्लादेश का जो ये अंसरुल मॉडल है, ये अंसरुल मॉडल बेसिकली ये फिर फंडेड होता है आपका कतर और टर्की से। ये कनेक्शन भी निकल के आ रहा है। तो अल फला यूनिवर्सिटी में ये जो ढाका में जो ये स्टूडेंट्स ये लोग भेज रहे थे, और बार बार स्टूडेंट्स का आना जाना अल फला यूनिवर्सिटी का ढाका के साथ हो रहा था, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज को वहाँ भी कुछ शक हुई थी। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी रिपोर्ट किया था कि अल फला यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स को रेडिकलाइज करने के लिए मौलवी भी पहुंचते थे। तो इस चीज़ की भी जिक्र की गई थी। और यहाँ से आपका एक कनेक्शन इंटेलिजेंस एजेंसीज कड़ियाँ जोड़ना स्टार्ट करती हैं।
और इसके बाद बहुत सारे हवाला रूट के कुछ फंडिंग को भी हमारी एजेंसियां पकड़ती हैं। ये जो ब्रांड न्यू AK-47 जो उमर से पाया गया, ये जो डॉक्टर शाहीना जो है, ये डॉक्टर शाहीना जो पकड़ी गई हैं, ये डॉक्टर शाहीना के पास से भी आपका ब्रांड न्यू AK-47 पाया गया है। इसका भी एक कनेक्शन अहमदाबाद का जो मॉड्यूल है वहाँ से जुड़ता है। एक पूरी जो ट्रैकिंग की जाती है उससे पूरा AK-47 का मॉड्यूल और एमोनियम नाइट्रेट का मॉड्यूल का एक पूरा लिंक पाया जाता है। कतर की फंडिंग क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाई जाती है। ये सारे चीज़ का जो मास्टरमाइंड है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ मेजर जनरल शादाब आलम है। ये मेजर जनरल शादाब आलम ऑपरेशन सिंदूर के पहले जो आपका जो भी उनका कारनामा था जो पहलगांव में हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मेजर जनरल शादाब आलम एक मास्टरमाइंड था। इसके एक और मास्टरमाइंड थे, वो भी मेजर जनरल रैंक का था। वो संदिग्ध हालत में रावलपिंडी में मृत पाए गए। तो ये माना जाता है कि वहाँ अननोन गनमैन के उनके मृत्यु में हाथ था। वो अपने फार्म हाउस में मृत पाए गए थे। लेकिन मेजर जनरल शादाब आलम जो है पाकिस्तान में बैठ के ये जो हमारे देश में जो ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और इतने सारे जो भारी मात्रा में एम्यूनिशंस एंड एमोनियम नाइट्रेट एंड RDX पकड़े गए हैं, इसकी जो पूरी प्लानिंग है ये मेजर जनरल शादाब आलम ने की है। इन लोगों की एक मीटिंग आज से लगभग 10 दिन पहले इस्लामाबाद में जैश के कोर कमांडर्स के साथ लश्कर कटिंग और आपके ढाका बेस्ड अंसरुल बांग्ला के एक टीम के साथ हुई थी। तो इसकी तार जो ये जो दिल्ली ब्लास्ट का जो पूरा तार है ये कतर, टर्की, ढाका, इस्लामाबाद सबसे जुड़ी हुई है, क्योंकि इसके फोकस में अल फला यूनिवर्सिटी है और ये अल फला यूनिवर्सिटी की फंडिंग पिछले 15 साल से टर्की और कतर से हो रही है। तो इन सारी चीज़ों का एंगल का भी एक बृहद तौर पे एक टोटल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट एक घटना है, इसके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है और इनकी जो एक सोच है, और दिल्ली ब्लास्ट यूँ मान के चलिए वो एक्सीडेंटल था, वो उनकी फ़ाइनल प्लानिंग नहीं थी। फ़ाइनल प्लानिंग बहुत बड़ी थी और फाइनल प्लानिंग के तह तक पहुंचने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। आप इस बात का शुक्र मनाइए कि डॉक्टर अहमद, डॉक्टर शाहीना, इन लोगों तक जो इंटेलिजेंस एजेंसी पहुंची है और भारी मात्रा में एमोनियम नाइट्रेट RDX आज से नहीं पिछले 3 महीने से कॉन्टीन्यूसली रिकवर हो रही। आज ये चीज़ें रिकवर हो रही हैं और ये लाइमलाइट में इसलिए आई क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दिल्ली में एक ब्लास्ट हो गया है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है और ये 24/7 गेम है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां 365 दिन हमें बचाती रही हैं। लेकिन आप ये जानिए कि हमारे एजेंसीज़ को 365 दिन सफल होना पड़ता है, पर उन्हें सिर्फ एक दिन सफल होना पड़ता है। पर इसी नोट पे हम ये भी आशा रखते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस घटना के और तह तक पहुंचेगी और हमें आगे इससे रिलेटेड जो भी जानकारी मिलेगी हम इस पे पुनः साझा करेंगे। तब तक मैं आनंद रूपम आगे जाता हूँ। नमस्कार।